नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के अंदर एक नए टॉपिक राजस्थान की अफवाह प्रणाली जो इस बार रीड के अंदर नया जुड़ा है उससे संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज जो निःशुल्क चल रही हैं, इस टेस्ट सीरीज को भी अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान की अफवाह प्रणाली को प्रवाह के आधार पर बांटा जा सकता है। हम देखें कि जो राजस्थान के अंदर जो नदियों का क्रम है उसमें जो उसका बहाव क्षेत्र है उसके आधार पर राजस्थान की नदियों को किन किन आधारों पर आप बांटकर उसका विभाजन कर सकते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक प्रवाह की नदियां, ऑप्शन बी अरब सागर की नदियां, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी की नदियां या डी उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें आंतरिक प्रवाह की नदियां, ऐसी नदियां जो राजस्थान के बिल्कुल किसी अन्य नदी से निकलती हैं, जाके आगे अन्य नदी के अंदर मिल जाती हैं, जो राजस्थान के अंदर ही अंदर रहती हैं, राजस्थान से बाहर प्रवेश नहीं करती हैं, उन नदियों को आंतरिक प्रवाह की नदियों के क्रम के अंदर रखा जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी की बात करें, अरब सागर की नदियां, जो नदियां अपना जल अरब सागर के अंदर जाकर छोड़ती हैं या समाप्त करती हैं या कह सकते हैं अरब सागर के अंदर जाकर विलीन हो जाती हैं, उन नदियों को आप अरब सागर की नदियां अफवाह क्रम के अंदर रखा जाता है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी की नदियां, जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर छोड़ती हैं और उन नदियों को बंगाल की खाड़ी की नदियों के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से राजस्थान की प्रवाह प्रणाली को प्रवाह के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां, अरब सागर की नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां। इसलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदियां अरब सागर से संबंधित है। यदि हम इसको आसान भाषा में समझें कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर के अंदर जाकर छोड़ती हैं, अरब सागर के जाकर मिल जाती हैं। ऑप्शन ए लूणी, माही, बनास, ऑप्शन बी साबरमती, पश्चिमी बनास, सुकड़ी, जवाई, या ऑप्शन सी जोजड़ी, मीठड़ी या उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें नदियों के कि लूणी, माही और बनास और साथ ही साथ साबरमती, पश्चिमी बनास और सुकड़ी, जवाई और जोजड़ी और मीठड़ी, ये सारी की सारी नदियां ही अपना जल अरब सागर के अंदर जाकर छोड़ती हैं और इसलिए हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। राजस्थान में वर्तमान में किस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती था। हमें बताना है कि जो राजस्थान के अंदर जो वर्तमान के अंदर एक नदी मौजूद है जिसका नाम प्राचीन काल के अंदर सरस्वती था। ऑप्शन ए गब्बर, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी या डी माही नदी। यदि हम बात करें प्राचीन नाम घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। ये वही नदी है जिसके अंदर राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता बसी हुई थी। इसको प्राचीन काल के अंदर सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, घग्गर नदी। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। हमें बताना है कि जो अफवाह की दृष्टि से राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए लूणी नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी माही नदी या डी जाखम नदी। तो इसमें सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र लूणी नदी का है। तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में बहती हैं, तो इसलिए राजस्थान का जो मरुस्थल है काफ़ी बड़े भाग पर फैला हुआ, 61.11% भाग पर फैला हुआ है और इसलिए इसका अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, लूणी नदी। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। राजस्थान की मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम बताना है हमें, जो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश हमने देखा कि जो कि 61% के आसपास राजस्थान के फैला हुआ है, उसमें जो मुख्य नदी बहती हैं वो कौन सी नदी, उसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी लूणी नदी या डी कोई नहीं। तो राजस्थान की जो मरु प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी वो है लूणी नदी, जो कि राजस्थान के मरु प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से बहती हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लूणी नदी। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, लूणी नदी से संबंधित ये प्रश्न है। हमें बताना है कि निम्न में से लूणी नदी से संबंधित तथ्य है, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा तथ्य है जो लूणी नदी से संबंध रखता है। ऑप्शन ए
इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से, विस्तार अजमेर से जालोर कशकिरन तक। सी अपवाह तंत्र 10.4%, डी उपयुक्त सभी। यदि हम इसकी बात करें तो ये राजस्थान के मध्य भाग में अजमेर नाग पहाड़ से निकलती हैं, ये इसका सही ऑप्शन है। ये तो प्रश्न विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार अजमेर में निकलने के बाद ये नागौर, और नागौर के बाद बाड़मेर जालोर में बहने के बाद ये गुजरात के पास कशकिरन में जाके विलीन हो जाती हैं। ये भी सही आंसर है। तो इसलिए इसका जो अपवाह तंत्र है ये 10.4% राजस्थान के क्षेत्र पे फैली हुई हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न में से लूनी की सहायक नदियों में शामिल, हमें बताना है कि जो लूनी नदी है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी हैं, उसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं, सहायक नदी का मतलब होता है जो एक मुख्य नदी से जो अन्य छोटी नदियां निकलती हैं उनको सहायक नदियों को कहा जाता है। तो हमें बताना है कि लूनी की सहायक नदियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए सुकड़ी, सगाई, साडी हैं यहाँ पे, और बाड़ी। और उसके बाद ऑप्शन बी लीलड़ी, जोजड़ी, जवोई, मीटड़ी, या ऑप्शन सी गुहिया, सरस्वती, नाला, या मित्री, या डी उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें ये सारी की सारी नदियाँ लूनी की ही सहायक नदियाँ हैं, लूनी से ही निकलती हैं ये सारी नदियाँ, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से लूनी नदी के उपनाम है, हमें बताना है कि जो लूनी नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए सागरमती, ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, ऑप्शन सी मारवाड़ की गंगा, या डी उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें लूनी नदी को, इसके उद्गम स्थल अजमेर के अंदर जहाँ से नाग पहाड़ से निकलती हैं तो वहाँ पे इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल को जो जल उपलब्ध करती हैं गंगा के समान, ये गंगा के वरदान के समान उनके लिए उपयोगी हैं, इसलिए पश्चिमी मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। और ये पश्चिमी मरुस्थल में मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जितना भी क्षेत्र आता है ये मारवाड़ का क्षेत्र आता है, इसलिए इसको मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। इसलिए तीनों नाम लूनी नदी के उपनाम हैं, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। लूनी नदी पर जोधपुर में कौन सा बांध स्थित है, हमें बताना है कि जो लूनी नदी है पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख नदी है, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है जोधपुर के अंदर। ऑप्शन ए उत्कर्ष बांध, ऑप्शन बी जसवंत सागर बांध, ऑप्शन डी काडीला बांध, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो लूनी नदी पर जोधपुर के अंदर जसवंत सागर बांध बना हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीटेट 2013-14 में लगातार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न में से कालिदास ने लूनी नदी को कौन सी उपाधि दी, हमें बताना है कि जो महाकवि कालिदास हुए हैं जिन्होंने कई प्रख्यात नाटक लिखे हैं, उन्होंने लूनी नदी को कौन सी उपाधि दी है। ऑप्शन ए अंत सलीला, ऑप्शन बी मरुगंगा, ऑप्शन सी भगवती गंगा, या डी उपयुक्त सभी। तो महाकवि कालिदास ने लूनी नदी को अंत सलीला की उपाधि दी है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न में से माही नदी से संबंधित तथ्य, हमें बताना है कि जो तथ्य माही नदी से संबंधित हैं। ऑप्शन ए उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले अलमारू पहाड़ी से, ऑप्शन बी विस्तार 576 किलोमीटर इसका विस्तार कुल, ऑप्शन सी राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा के खादू गांव से, या उपयुक्त सभी। यदि हम इसके ए ऑप्शन की बात करें, इसका जो प्रवेश है तो ये एमपी के धार जिले में अमरारू पहाड़ी से होता है, ये सही है। इसकी कुल विस्तार 576 किलोमीटर है। तो राजस्थान में ये एमपी में निकलने के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर ये खादू गांव से प्रवेश करती हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 12 नंबर की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान की वह कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, हमें बताना है कि राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, या डी कोई नहीं। तो इनमें सही ऑप्शन होगा माही नदी। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। जब ये 2 बार कर्क रेखा को काटती हैं तो इसका जो आकार है अंग्रेजी के वी अक्षर के समान हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन माही नदी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। कौन सी नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी पश्चिमी बनास, सी माही नदी, या डी उपयुक्त सभी। तो राजस्थान की दक्षिण की जो स्वर्ण रेखा कहा जाता है वो माही नदी को कहा जाता है, क्योंकि माही नदी सोने के समान ही वहाँ पे कार्य करती हैं, क्योंकि यहाँ पे
फसलों के लिए वरदान के रूप में साबित होती हैं, इसलिए माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? हमें बताना है कि जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो खोदू गांव है उसमें कौन सी नदी वहां से प्रवेश करती है राजस्थान में। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी एरावत नदी या डी कोई नहीं। हम जानते हैं कि जो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है और उसके बाद ये राजस्थान में बांसवाड़ा के खोदू गांव से प्रवेश करती हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा, माही नदी। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप जानते हैं कि बांगड़ प्रदेश और जो कांठल है ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का जो एरिया है इसको बांगड़ या कांठल का प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पे यहाँ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए चंबल नदी को, ऑप्शन बी बनास नदी को, ऑप्शन सी माही नदी को, डी उपयुक्त सभी। तो बांगड़ और कांठल प्रदेश के अंदर माही नदी बहती है, आदिवासियों की गंगा भी इसको कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, माही नदी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी किसानों को अत्यधिक लाभ होगा वह हमें बताना है कि कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसमें आदिवासी जो किसान हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ एरिया का जो क्षेत्र ये आदिवासी जनजाति ज़्यादातर लोग रहते हैं, इससे कौन सी सिंचाई परियोजना से राजस्थान के आदिवासी किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है? ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी बनास नदी या डी चंबल नदी। तो यहाँ पे माही नदी बहती है, माही नदी को ही आदिवासियों की गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है। इससे आदिवासी किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए माही नदी सी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से सोम नदी का उद्गम स्थल कौन सा? हमें बताना है कि सोम नदी कहाँ से निकलती हैं। इसका ऑप्शन ए उदयपुर के बाबल वाड़ा के जंगल से, ऑप्शन बी बच्ची मेड़ा पहाड़ी से, ऑप्शन सी फुलवारी की नाल से या डी उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें उदयपुर में बाबल वाड़ा का जंगल, वहाँ पे बच्ची मेड़ा पहाड़ी हैं और साथ ही साथ वहाँ पे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, तीनों स्थान एक ही जगह उदयपुर में है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से एराव नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के किस जिले से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है। तो एराव नदी का उद्गम राजस्थान के दक्षिण भाग में प्रतापगढ़ जिले से होता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान की किस नदी का उद्गम कालिंजरा की पहाड़ियों से होता है? हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम कालिंजरा की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन ए चेप नदी, ऑप्शन बी चीप नदी, जैसे ऑप्शन सी माही नदी या डी उपयुक्त सभी। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जिनका जो उद्गम कालिंजरा की पहाड़ियों से होता है वो है चेप नदी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से अनास नदी से संबंधित तथ्य नहीं, हमें बताना है कि जो इनमें से जो अनास नदी से संबंधित तथ्य है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती हैं। हरन अनास की प्रमुख सहायक नदी है, डी ये बंगाल की खाड़ी की नदियों से संबंधित हैं। यदि हम बात करें ऑप्शन की तो इसका उद्गम स्थल जो मध्य प्रदेश एमपी से होता है ये सही है, तो इस राजस्थान में ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती हैं। हरन जो अनास की प्रमुख सहायक नदी है, तीनों ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन की बात करें ये बंगाल खाड़ी की प्रमुख नदियों से संबंधित हैं, तो ये गलत ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि अनास अरब सागर से संबंधित, अरब सागर की नदियों से संबंधित प्रमुख नदी हैं, बंगाल की खाड़ी की नदियों से संबंधित नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, सोम नदी निकलती हैं। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। सोम नदी निकलती हैं, ऑप्शन ए खदुगाम बांसवाड़ा, ऑप्शन बी बच्ची मेड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन सी कांठल प्रतापगढ़ या डी उपयुक्त सभी। तो सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है यदि हम बात करें तो कांठल प्रतापगढ़ से होता है, माफ कीजिएगा, सोम नदी का उद्गम बच्ची मेड़ा डूंगरपुर से होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से डूंगरपुर के बनेश्वर के नवादापुर स्थान पर कौन सी 3 नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि डूंगरपुर के जो बनेश्वर के नवादापुर नामक स्थान है वहां पे 3 नदियां त्रिवेणी का निर्माण करती हैं, उनमें से कौन कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन ए सोम जाखम माई, ऑप्शन बी लूणी जाखम माई,
या ऑप्शन सी चंबल, सोम, माही या डी कोई नहीं। तो इनमें से सोम, जाखम और माही डूंगरपुर के बनेश्वर के नवादापुर नामक स्थान पर तीनों नदियां त्रिवेणी का निर्माण करती हैं, इसलिए वहाँ पे बनेश्वर धाम है और वहाँ पे मेला भी लगता है बनेश्वर धाम। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से पश्चिमी बनास नदी पर स्थित नगर, हमें बताना है कि जो पश्चिमी बनास पर एकमात्र स्थित नगर कौन सा है। ऑप्शन ए सिरोही काबू नगर, ऑप्शन बी गुजरात का डीसा नगर, सी प्रताप का कंठल नगर, या डी ए बी दोनों। तो पश्चिमी बनास की यदि हम बात करें, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है, तो इसलिए सिरोही काबू नगर इसी पे स्थित है। और गुजरात का जाके ये गुजरात के अंदर मिल जाती हैं, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में मिल जाती हैं, और गुजरात का डीसा शहर इसके ऊपर स्थित है, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से साबरमती नदी के किनारे पर कौन सा आश्रम स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, सत्याग्रह आश्रम पोरबंदर, विद्यानगर आश्रम गुजरात, या डी उपयुक्त सभी। तो साबरमती नदी के किनारे गांधी आश्रम जिसको कहते हैं, साबरमती आश्रम या जिसको गांधी आश्रम कहा जाता है, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। उदयपुर की जिलों में साबरमती का जल डालने के लिए, जिले यहाँ गलत लिखा हुआ है, उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल डालने के लिए राज्य की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या। हमें बताना है कि जो उदयपुर की झीलों के अंदर जो साबरमती का जो उदयपुर की जो जितनी भी झीलें थी उनका जो जल था साबरमती के अंदर डालने के लिए राज्य की सबसे जो लंबी सुरंग था उसका निर्माण किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। तो वो सुरंग का नाम बताना है। ऑप्शन ए देवास सुरंग, ऑप्शन बी माही सुरंग, ऑप्शन सी देवास सुरंग, या डी कोई नहीं। तो देवास सुरंग 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो राज्य की सबसे बड़ी सुरंग है, तो इसका निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। हमें बताना है कि जो बांसगढ़ और प्रतापगढ़ में माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कांठल का क्षेत्र, ऑप्शन बी छप्पन का मैदान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो माही नदी का क्षेत्र है उसको कांठल का क्षेत्र और छप्पल का मैदान दोनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। और आज का अंतिम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का जो संबंध है राजस्थान की कौन सी नदी से। ऑप्शन ए चंबल नदी से, ऑप्शन बी माही नदी से, ऑप्शन सी सोम नदी से, या डी कोई नहीं। तो सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। ये थे आज के राजस्थान की अपवाह प्रणाली से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा। यदि आपको ये प्रश्न उत्तरी या टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि इस टेस्ट सीरीज़ का, निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।